वेलकम टू गेम ऑफ केमिस्ट्री चैनल। और ये हमारा 5th वीडियो है ऑर्गेनल और मेटेलिक सीरीज़ का, जिसमें हम मेटल कार्बोनिल्स की सिंथेसिस एंड उसकी रिएक्शंस को कवर करेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेटल कार्बोनिल्स होते क्या हैं। देखो, कार्बोनिल एक सिग्मा डोनर लिगेंड है और एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड है। जो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में आपको समझाया था कि जो कार्बोनिल है वो क्या करता है, सिग्मा डोनर है एंड पाई एक्सेप्टर भी है, ठीक है। और इन दोनों रीजंस की वजह से जो ये बॉन्ड बनाता है ना, मेटल कार्बन बॉन्ड, ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। बिकॉज ये मेटल कार्बन बॉन्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है, मीन्स जो लिंकेज है मेटल में और कार्बोनिल लिगेंड में वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो आपको मोस्टली जो ऑर्गेनल और मेटेलिक कंपाउंड्स देखने को मिलेंगे वो मेटल कार्बोनिल्स ही मिलेंगे, बिकॉज मेटल कार्बोनिल्स बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाते हैं, मीन्स वो बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं अगर हम दूसरे ऑर्गेनल और मेटेलिक कंपाउंड से कंपेयर करें। नाउ यू नो, जो चीज़ जितनी स्टेबल होगी वो उतनी ही ज़्यादा एग्जिस्टेंस में होगी। तो मेटल कार्बोनिल्स किसी और ऑर्गेनल मेटेलिक के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा एग्जिस्टेंस में मिलते हैं और बहुत ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो हम मेजरली पढ़ते हैं मेटल कार्बोनिल्स को ही, ठीक है। तो अब बात आती है कि ठीक है, तो हमने समझ लिया कि मेटल कार्बोनिल्स को हम क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होते हैं, मोस्टली स्टेबल होते हैं, तो इनकी एग्जिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसकी सिंथेसिस की, कि हम सिंथेसिस कैसे कर सकते हैं मेटल कार्बोनिल्स की। तो हमारे पास 3 प्रोसेसेस हैं, ठीक है। मेजरली हम बात करें तो सिंथेसिस के लिए फर्स्ट बाय डायरेक्ट interaction of metal atom with carbonyl ligand। नाउ एक चीज़ याद रखना, आप कोई भी रिएक्शन पढ़ो, चाहे वो सिंथेसिस की रिएक्शन हो, चाहे वो केमिकल रिएक्शंस हो, ठीक है, मीन्स कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा हो, तो उसका ना स्कीम होती है। फॉर एग्जांपल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है, तो उसकी एक स्कीम है कि लिगेंड आएगा, वो अटैक करेगा, सब्स्टिट्यूट होगा और जो ऑलरेडी अटैच्ड ग्रुप था वो लीव कर जाएगा, तो वो जो नया ग्रुप आया वो सब्स्टिट्यूट हो गया। फॉर एग्जांपल मेरे पास ये था कोई कंपाउंड, इसमें वाई अटैच था, एक्स आया और ये बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हुई और जो वाई यहाँ से चला गया, ठीक है, हमें मिल गया एम एक्स। तो यहाँ पे एक्स जो है वो सब्स्टिट्यूट हो गया। तो मीन्स जितनी भी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होंगी उनका जो मेन मैकेनिज्म होगा वो तो यही होगा। डिफरेंस कहाँ जाएगा कि हमारा रिएक्टेंट चेंज हो जाएगा, और जब हमारा रिएक्टेंट चेंज हो गया तो हमारा प्रोडक्ट चेंज होगा, और हमारा रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों चेंज है, मीन्स हमारी रिएक्शन कंडीशंस डिफर हैं, ठीक है। तो वही हम बात कर रहे हैं सिंथेसिस की, कि हमें ना फर्क नहीं पड़ता कौन सा मेटल कार्बोनिल हम बना रहे हैं, ठीक है, निकल टेट्रा कार्बोनिल बना रहे हैं या फेरस पेंटा कार्बोनिल बना रहे हैं, जो हमारी स्कीम होगी रिएक्शन की वो सेम रहेगी। डिफरेंस का आएगा रिएक्शन कंडीशंस में, और रिएक्टेंट जो हम ले रहे हैं वो हमें डिपेंड करता है कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए। जो हमें प्रोडक्ट चाहिए उसके अकॉर्डिंगली रिएक्टेंट और जो रिएजेंट है वो वेरी करते हैं। तो ये बात मैंने आपको इसलिए बताई है बिकॉज अब जो मेरे पहले सिंथेसिस मेथड है वो है बाय डायरेक्ट इंट्रैक्शन ऑफ मेटल एटम विद कार्बोनिल लिगेंड। अब सपोज करो मुझे एक चाहिए फेरस पेंटा कार्बोनिल, या फिर मुझे चाहिए निकल टेट्रा कार्बोनिल, ठीक है। तो इन सब के लिए जो रिएक्टेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, जो रिएजेंट होगा वो चेंज हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज हमें प्रोडक्ट डिफरेंट चाहिए। तो इसमें हमें सिंपली करना क्या है, इस प्रोसेस में हमें मेटल एटम, हमें जो कॉम्प्लेक्स चाहिए उसका मेटल एटम लेंगे हम फाइन पाउडर्ड फॉर्म में, बिकॉज आपको पता है फाइन पाउडर्ड फॉर्म में जो रिएक्शन रेट होता है वो इंक्रीज हो जाता है, बिकॉज जैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है वैसे रिएक्शन रेट इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। देन हम लेंगे कार्बोनिल लिगेंड, ठीक है, फिर हमारा कोई भी रिएजेंट होगा यहाँ पे और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा, ठीक है। नाउ सपोज मुझे निकल टेट्रा कार्बोनिल चाहिए, तो मुझे कौन सा मेटल एटम लेना पड़ेगा, निकल, और मुझे कितने कार्बोनिल लिगेंड चाहिए, 4 कार्बोनिल, वो बाद में आप रिएक्शन करेंगे तो वैसे भी बैलेंस कर लेंगे बाद में, ठीक है। और यहाँ पे रिएक्शन कंडीशंस क्या होगी, 30 डिग्री सेल्सियस and 1 atmosphere pressure, so we get nickel tetra carbonyl, ठीक है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए फेरस पेंटा कार्बोनिल, सो मुझे मेटल एटम लेना पड़ेगा फेरस, ठीक है, कार्बोनिल लिगेंड मुझे चाहिए, और इसके लिए रिएक्शन कंडीशन है 200 डिग्री सेल्सियस, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एंड आई गेट माय डिजायर्ड प्रोडक्ट,
ठीक है। तो मेरा मेन मोटिव यही था कि आपकी स्कीम सेम रहती है कि हमें क्या करना है रिएक्शन में, डिफरेंट आ जाता, डिफरेंस कहाँ पे आता है कि आपको प्रोडक्ट क्या चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आपके रिएजेंट एंड आपके जो रिएक्टेंट है वो डिफर करते हैं। सो फर्स्ट सिंथेसिस मेथड इज बाय डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ मेटल एटम विद कार्बोनल लिगेंड। ओके, द सेकेंड मेथड इज बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। ठीक है, सेकेंड मेथड इज बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। अब आपको पता है कार्बोनिलेशन क्या होता है, जैसे कि ऑक्सीडेशन होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन सबने पढ़ा होगा, द एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इनटू एन कंपाउंड। ठीक है, सिमिलर वे में कार्बोनिलेशन क्या होता है, द एडिशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड इनटू एन कंपाउंड। ठीक है, और द एडिशन ऑफ कार्बोनल लिगेंड इनटू एन कंपाउंड इज नोन एज रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। तो यहाँ पे भी स्कीम सेम रहेगी। स्कीम क्या रहेगी, हम रिएक्टेंट ले सकते हैं, हमें सपोज करो फेरस का ही समझ लो कुछ बनाना है। ठीक है, तो हम इसी मेटल का या तो हैलाइड ले सकते हैं या एसीटेट ले सकते हैं। ठीक है, या फिर ऑक्साइड ले सकते हैं। फिर हमें कोई रेड्यूसिंग एजेंट चाहिएगा एंड वी नीड कार्बोनल। ठीक है, और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा जो हमें चाहिए, और यहाँ पे रिएजेंट। ठीक है, तो इसमें हम सेकंड मेथड है हमारा बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। कार्बोनिलेशन इज द एडिशन ऑफ कार्बोनल लिगेंड और यू कैन से इंसर्टेशन। ठीक है, इंसर्ट करना कार्बोनल लिगेंड को एक कंपाउंड के अंदर, उसे हम कार्बोनिलेशन बोलते हैं। तो इसकी स्कीम क्या है, हम मेटल हैलाइड ले सकते हैं, मेटल एसीटेट ले सकते हैं, मेटल ऑक्साइड ले सकते हैं। एक हमें रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए और हमें कार्बोनल लिगेंड चाहिए और हमें प्रोडक्ट मिल जाएगा। ठीक है, नाउ मैं मेटल ऑक्साइड ले रही हूँ, मैंने लिया है कोबाल्ट ऑक्साइड। ठीक है, ये कोबाल्ट है। अब मैं ऑब्वियसली कार्बोनिलेशन रिएक्शन है तो मुझे कार्बोनल लिगेंड लेना होगा। कार्बोनल लिगेंड मैंने ले लिया। ठीक है, सो मुझे मेरा जो प्रोडक्ट है वो मिल गया। ओके, और यहाँ पे कंडीशंस हैं, 1900 एटमॉस्फेरिक प्रेशर है एंड 90 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। ठीक है, ये टेम्परेचर 80 to 90 के बीच में हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये वाला जो सेकंड मेथड है वो भी समझ में आ गया, दैट इज बाय रिडक्टिव कार्बोनिलेशन। जो थर्ड मेथड है वो है आपके पास बाय थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस। आपने ठीक है, जो ये प्रोसेस है थर्मल एंड फोटोकेमिकल रिएक्शंस, ये मेजरली और मेनली हम अप्लाई करते हैं जब हमें बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस चाहिए होते हैं। बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस मतलब जिनमें आपके एक से ज़्यादा मेटल एटम्स प्रेजेंट होते हैं, मीन्स जिनमें आपको मेटल मेटल बॉन्ड देखने को मिलता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल जो FeCO5 है, दिस इज नॉट इन बाइनरी कॉम्प्लेक्स बट Fe2CO9 इज इन बाइनरी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, सो बाइनरी कॉम्प्लेक्स वो आप ब्रेजिंग लिगेंड से भी समझ सकते हैं, और बाइनरी कॉम्प्लेक्स वो जिनमें एक से ज़्यादा मेटल एटम्स होते हैं, मीन्स आपको मेटल मेटल बॉन्डिंग उन कॉम्प्लेक्स में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो हमें इसलिए तो हम मेजरली बाइनरी कॉम्प्लेक्सेस को फॉर्म करने के लिए इसका यूज़ करते हैं। तो थर्ड मेथड हमारे पास बाय फोटोकेमिकल एंड थर्मल प्रोसेस, और इस मेथड का मेन यूज हम किसके लिए करते हैं, बाइनरी कॉम्प्लेक्स को बनाने के लिए। फॉर एग्जांपल आपके पास है ये वाला कॉम्प्लेक्स। ठीक है, आपने इसको हीट किया एंड यू गेट बाइनरी कॉम्प्लेक्स ऑफ आयरन। और हाँ, हमें इनके मैकेनिज्म्स में ज़्यादा डीप में नहीं जाना है बिकॉज वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। सो अब हमने देख लिया कि हम कैसे मेटल कार्बोनल्स को सिंथेसाइज कर सकते हैं। नाउ वी विल मूव टुवर्ड्स द रिएक्शंस ऑफ मेटल कार्बोनल्स कि मेटल कार्बोनल्स कौन कौन सी रिएक्शन शो करते हैं। तो मेटल कार्बोनल्स मेजरली 3 तरीके की रिएक्शन शो करते हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन एंड डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। बट सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस है, तो उसको थोड़ा डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखो ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की मैंने रिएक्शन का एग्जाम्पल दिया है। यहाँ पे आपका लिगेंड है और इसने कार्बोनल लिगेंड को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया। ठीक है, उसके बाद देखो ये रिडॉक्स रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन में भी रिडॉक्स रिएक्शन आप सभी को पता होगी कि साइमल्टेनियसली रिएक्शन ऑक्सीडेशन होता है, तो ये रिडॉक्स रिएक्शन का एग्जाम्पल है। एंड थर्ड इज डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन आपको पता है, डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन इज दैट रिएक्शन इन विच द सेम स्पीसीज अंडरगोज रिडक्शन एज वेल एज ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे
आपका कोबाल्ट है, ठीक है, तो कोबाल्ट का क्या हुआ है, यहाँ पे रिडक्शन भी हुआ है और कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन भी हुआ है। मीन्स वो रिएक्शन जिसमें सेम स्पीशीज़ की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज भी होती है और डिक्रीज भी होती है। फॉर सब एग्जाम्पल देखो डिस्प्रोपोर्शन का। फॉर एग्जाम्पल कोबाल्ट की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है यहाँ पे वो +2 है। जस्ट सपोज करना, मैंने फाइंड आउट करके नहीं देखी कितनी कितनी नहीं है, ठीक है, सपोज करो ये हम समझाने के लिए बता रहे हो सिर्फ। और यहाँ पे आपको दो कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं, दोनों में कोबाल्ट। सपोज करो एक में इसकी ऑक्सीडेशन +1 है और एक में +3 है, ठीक है। तो डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस आर दोज रिएक्शंस इन विच द सेम स्पीसीज अंडरगोज इनटू द लॉस एज वेल एज गेन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। मीन्स रिडक्शन भी होता है उसका और ऑक्सीडेशन भी होता है, तो उस रिएक्शन को हम डिस्प्रोपोर्शनल रिएक्शंस बोलते हैं। जो हमारा मेजर कंसर्न है अभी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पे है, ठीक है। सो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम मेजरली 2 पार्ट्स में क्लासीफाई कर देते हैं, ठीक है। तो अभी वो समझते हैं। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को हम मेजरली 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, डिसोशिएटिव एंड एसोशिएटिव। देखो डिसोशिएटिव एंड एसोशिएटिव, डिसोशिएटिव में क्या होगा आपके पास कि आपके पास ये आपका लिगेंड कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ है, इस कॉम्प्लेक्स ने कार्बोनिल लिगेंड को लूज कर दिया और अभी इसके पास है MnL। अब कोई Y इनकमिंग लिगेंड आता है और वो इससे अटैच हो जाता है, ठीक है। तो ये था डिसोशिएटिव का केस कि यहाँ पे जो कार्बोनिल लिगेंड है वो फुल्ली डिसोशिएट हो गया और उसके बाद इनकमिंग लिगेंड आता है वो यहाँ से यहाँ पे अटैच हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखो एसोशिएटिव में, एसोशिएटिव में क्या होता है, ये आपके पास कंपाउंड है, कॉम्प्लेक्स है, इनकमिंग लिगेंड है Y, ठीक है। तो वो यहाँ पे Y भी यहाँ पे आके अटैच हो जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, जो ये वाला बॉन्ड है ये वीक होना स्टार्ट हो जाता है, ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना स्टार्ट हो जाता है और ये यहाँ पे अब यहाँ से लीव कर जाता है और आपको ये मिलता है। तो ये आपका एसोशिएटिव मैकेनिज्म, ठीक है। अब देखो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म्स कौन देगा मेजरली और एसोशिएटिव मैकेनिज्म कौन देगा। जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है वो दिया जाता है 18 इलेक्ट्रॉन रूल को जो कॉम्प्लेक्स फॉलो करते हैं उनके द्वारा, ठीक है। और एसोशिएटिव मैकेनिज्म देते हैं जो 16 या फिर 17 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करते हैं वो कॉम्प्लेक्स। अब देखो किसी के पास, मेरे पास कोई कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, सपोज मेरे पास कोई ए कॉम्प्लेक्स है और वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म मतलब उसके पास 18 इलेक्ट्रॉन है, वो 18 इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो कर रहा है। अब उसके पास 2 चॉइसेस हैं, या तो वो एसोशिएटिव मैकेनिज्म शो करे और 18 इलेक्ट्रॉन से 20 इलेक्ट्रॉन मतलब ऑक्यूपाई कर ले, या फिर वो डिसोशिएटिव शो करे और 16 या 17 इलेक्ट्रॉन उसके पास हो। तो अब वो किस चीज़ को प्रेफर करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है उस कंपाउंड को दिख रहा है कि मैं जो स्टेबल हूँ वो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट में ही स्टेबल हूँ। अगर मैं 17 में जाता हूँ तब भी अनस्टेबल हूँ, अगर 20 में जाता हूँ तब भी अनस्टेबल हूँ। अब उससे वो क्या, अब देखो अनस्टेबल तो दोनों ही कंडीशंस में है। अब वो देखेगा कि किस कंडीशन में मेरे को स्टेबिलिटी ज़्यादा मिल रही है। अब देखो अगर वो एसोशिएटिव कर लेता तो उसके पास 20 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। 20 इलेक्ट्रॉन्स मीन्स मोर रिपल्शन एंड मोर अनस्टेबिलिटी, और 17 इलेक्ट्रॉन में अनस्टेबिलिटी तो है लेकिन कम है, ठीक है। तो वो प्रेफर करेगा कि वो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म को फॉलो करे। तो वो कॉम्प्लेक्स जिनके पास ऑलरेडी 18 इलेक्ट्रॉन है दे प्रेफर डिसोशिएटिव मैकेनिज्म। उसके बाद एसोशिएटिव मैकेनिज्म की बात करें तो एसोशिएटिव मैकेनिज्म कौन शो करते हैं, जिनके पास 16 या 17 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एसोशिएटिव मैकेनिज्म शो करके अपना इलेक्ट्रॉन काउंट इंक्रीज कर लेते हैं और 18 इलेक्ट्रॉन काउंट को अचीव कर लेते हैं। एंड यू नो 18 इलेक्ट्रॉन काउंट जो है वो उन्हें स्टेबिलिटी इम्पार्ट करता है, ठीक है। अब देखो जो एसोशिएटिव मैकेनिज्म शो करते हैं वो 18 इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन अचीव कर रहे हैं। ऑब्वियस थिंग इज दैट जो रेट होगा एसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन के लिए वो डिसोशिएटिव के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो याद रखना जो एसोशिएटिव का रेट होता है, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, इज मोर देन डिसोशिएटिव, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि एसोशिएटिव का जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिसोशिएशन के कंपैरिजन में ज़्यादा होगा, ठीक है। उसके बाद कुछ बातें हैं जो मैं अभी बताती हूँ आपको डिसोशिएटिव एंड एसोशिएटिव के रिगार्डिंग ही। ओके सो देखो
जो अब आपको पता है किसी भी रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप होता है वो उस रिएक्शन का रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, ठीक है। नाउ यू नो द स्लोएस्ट स्टेप ऑफ एनी रिएक्शन इज द रेट डिटरमाइनिंग स्टेप ऑफ दैट रिएक्शन। तो यहाँ पे देखो डिसोशिएटिव में क्या होता है, आपका कार्बोनिल लिगेंड यहाँ से डिटैच हो गया, हट गया, और जो ये स्टेप है आपका वो स्लोवेस्ट स्टेप है। मीन्स जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो डिपेंड करेगा कि कार्बोनिल लिगेंड कितनी जल्दी डिटैच हो रहा है हमारे कॉम्प्लेक्स से, क्योंकि जितनी जल्दी कार्बोनिल डिटैच होगा उतनी ही जल्दी जो ये लिगेंड है वो अटैक करेगा। मीन्स इस रिएक्शन में जो डिसोशिएटिव मैकेनिज्म है, सारा कॉन्सेप्ट है, फिर सारी चीज़ डिपेंड क्या कर रही है, कॉम्प्लेक्स पे डिपेंड कर रही है कितनी जल्दी कार्बोनिल डिटैच हो रहा है। इट मीन्स इसमें जो रेट है वो सिंपली डिपेंड करता है कॉम्प्लेक्स की कॉन्सेंट्रेशन पे, ठीक है। अब देखो एसोसिएटिव में क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका कार्बोनिल लिगेंड के हटने से पहले आपका जो इनकमिंग लिगेंड है वो अटैक कर दे रहे हैं, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो, और ये आपका स्लोवेस्ट स्टेप है, ठीक है। इट मीन्स यहाँ पे जो आपका रेट ऑफ रिएक्शन है वो इनकमिंग लिगेंड पे भी डिपेंड कर रहा है और आपके मेटल कॉम्प्लेक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। इट मीन्स एसोसिएटिव मैकेनिज्म के केस में जो रेट होगा विल डिपेंड ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स एज वेल एज ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ इनकमिंग लिगेंड, ठीक है। उसके बाद आपको एक बात याद रखनी है, आपके पास दो कॉम्प्लेक्सेस गिवन है, ठीक है। एक में जो इनकमिंग लिगेंड है वो है ये PH3, इस पर फॉस्फोरस पे लोन पेयर होता है, आपको पता है। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड बनाने के बाद एक लोन पेयर रखता है अपने पास, और एक है आपके पास यहाँ पे NH3+, ठीक है। आपको ये बताना है कि इनमें से जो डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो किस में रैपिडली होगी, सोचो और फिर बताओ। जो रैपिडली डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वो इस केस में होगी। ऐसा क्यों, देखो जब मैंने प्रीवियस वीडियोस में आपको मेटल कार्बोनिल्स पढ़ाए थे तो मैंने आपको एक बात बोली थी कि मेटल कार्बोनिल में जो आपका मेटल और कार्बोनिल के बीच में बॉन्ड होगा वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा, वो डिपेंड करेगा कि आपके पास जो निकल है, ठीक है, उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। मीन्स आपका जो मेटल है उस पर कितनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है। जब आपके कोई बेसिक लिगेंड अटैक करता है, बेसिक लिगेंड वो जो लोन पे डोनेट कर सके, ठीक है। आपने पढ़ा होगा ना कि जब हम बेसिसिटी की बात करते हैं कि बेसिसिटी किसकी हाई होगी तो हम क्या क्राइटेरिया यूज़ करते हैं कि उसके पास लोन पेयर्स कितने हैं या फिर कितनी इजीली वो अपने लोन पेयर्स को डोनेट कर रहा है, ठीक है। ये ल्यूइस बेस का कॉन्सेप्ट है, कितनी इजीली वो अपने, क्योंकि जो लोन पेयर्स को डोनेट करता है वो क्या होता है, ल्यूइस बेस, जो एक्सेप्ट करता है वो होता है एसिड, ठीक है। तो कौन कितनी इजीली अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है वो उतना ज़्यादा बेसिक होता है, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो लोन पेयर्स हैं ये इसको डोनेट करेगा बिकॉज इसके पास अवेलेबल है। तो जब अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है मेटल एटम पे, और जब मेटल एटम पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज होगी मीन्स मेटल कार्बोनिल बॉन्ड होगा स्ट्रॉन्ग, और अगर मेटल कार्बोनिल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इसलिए इस केस में जो रेट ऑफ डिसोशिएटिव सब्स्टिट्यूशन होगा वो कम होगा कंपेयरिंग टू दिस, ठीक है। समझ में आ गई। उसके बाद एक बात और समझना, वो वैसे इस टॉपिक ही नहीं है बट मेरे माइंड में आई तो बता देती हूँ, कई बार वाइवा में पूछा जाता है कि ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या डिफरेंस होते हैं, क्या ये दोनों सेम होती हैं। तो आंसर होगा नहीं, ट्रांजिशन स्टेट एंड इंटरमीडिएट सेम नहीं होते हैं। देखो ट्रांजिशन स्टेट होती है ना उसकी कोई भी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती है, जबकि इंटरमीडिएट्स होते हैं उसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है। देखो ट्रांजिशन स्टेट जैसे आपने SN1 पढ़ा होगा, SN1 पढ़ते हो आप, SN2 पढ़ते हो, तो एक पेंटा, एक ट्राइंगुलर बाइपिरामिडल एक आपको ट्रांजिशन स्टेट देखने को मिलती है जिसमें जो आपका कार्बन है वो 5 बॉन्ड्स बनाता है। अब आपको पता है कार्बन 5 बॉन्ड्स नहीं बना सकता, वो अनस्टेबल स्टेट होती है, ठीक है। तो उसकी कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, ठीक है। लेकिन जो आपके कार्बोकटायंस हैं, कार्बोनायंस हैं, इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मीन्स स्टेबल होते हैं। तो हमेशा याद रखना ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट्स अलग अलग होते हैं। ट्रांजिशन स्टेट की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती, कार्बोकटायन या फिर जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी होती है। और दूसरी बात आपको याद रखनी है कि जो इंटरमीडिएट्स होते हैं उनकी जो लाइफ स्पैन होता है वो रिलेटिवली लार्जर होता है एज कम्पेयर टू ट्रांजिशन स्टेट। ऑब्वियसली अगर वो ज़्यादा स्टेबल है तो इसका लाइफ स्पैन भी ज़्यादा होगा। तो ये डिफरेंस होता है इंटरमीडिएट्स में और आपके ट्रांजिशन स्टेट में। उसके बाद हम रिएक्शंस पढ़ चुके हैं, कार्बोनिल्स के सब सिंथेसिस रिएक्शंस पढ़ चुके हैं। बात आती है प्रॉपर्टीज़ की। तो देखो आपको ना मेजरली जो कार्बोनिल्स देखने को मिलते हैं वो या तो मिलता है जिसमें सिर्फ एक मेटल एटम होता है, या फिर मिलता है वो ब्रिजिंग लिगेंड, पॉलीन्यूक्लियर कार्बोनिल्स आप बोल सकते हो, और मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स उसको बोल सकते हो। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स वो होते हैं जिनमें एक मेटल एटम होता है,
फॉर एग्जाम्पल आपका जो ये कंपाउंड होगा ये आपका मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, जबकि ये जो है ये आपका बायोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। तो जो आपके तो अभी हम इनकी प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। ये बहुत ही टॉक्सिक होता है वैसे, ठीक है, और कलरलेस होता है। तो अब सिंपल सी बात है, हम सारे कॉम्प्लेक्सेस के वैसे याद नहीं कर सकते, तो हमें कुछ कॉमन चीज़ें होंगी वो बताती हूँ मैं। तो जो भी, तो याद रखना, जो भी मोनोन्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स होते हैं वो कलरलेस होते हैं, या फिर उनका कलर बिल्कुल फेंट होता है, बिल्कुल लाइट सा होता है, और वोलेटाइल होते हैं और मोस्टली लिक्विड होते हैं। जबकि जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं वो कलर होते हैं, अच्छे खासे कलर होते हैं और सॉलिड स्टेट में मिलते हैं, ठीक है। और इनमें कलर किसकी वजह से आता है? ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, ठीक है। और दूसरी बात ये याद रखना कि जैसे जैसे मेटल एटम्स इंक्रीज होते जाते हैं वैसे ही वैसे जो कलर की, वो आप बोल सकते हो जो कलर की स्ट्रेंथ है वो इंक्रीज होते जाती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूँ, आपके पास एक है Fe CO5, एक है Fe2CO9, ठीक है, एक हो आपके पास Fe3CO12 सपोज करो। तो जो कलर, जो डेंसिटी है, कलर की जो स्ट्रेंथ है वो डाउनवर्ड इंक्रीज होगी। मीन जैसे मेटल एटम्स इंक्रीज होते हैं वैसे ही कलर इंक्रीज होता है। So this is all about this video. I hope you found it useful, and thank you for watching. See you in the next video with the next topic. Thank you so much.